नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम गोता लगा रहे हैं विज्ञान 2 के अध्याय 7 में। जी, सूक्ष्म जीव विज्ञान का परिचय। हाँ बिल्कुल, हमारे पास इस चैप्टर के नोट्स हैं और हम कोशिश करेंगे कि इसमें से जो सबसे अहम बातें हैं वो आपके सामने रखें। और खासकर वो बातें जो महाराष्ट्र एसएससी बोर्ड परीक्षा के लिए जरूरी हैं, उन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये छोटे छोटे जीव, पर इनका असर हमारी जिंदगी पर कितना बड़ा है। बिल्कुल, हम शायद सोचते भी नहीं, पर हमारे खाने से लेकर दवाइयों तक और यहाँ तक कि पर्यावरण साफ रखने में भी इनका हाथ है। तो ये जो व्यावहारिक सूक्ष्म जीव विज्ञान है या अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, ये क्या करता है असल में? देखिए, ये विज्ञान की वो शाखा है जो इन सूक्ष्म जीवों मतलब बैक्टीरिया, फंगस वगैरह की क्षमताओं का इस्तेमाल करती है। कैसे? जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जैसी तकनीकों से इनसे एंजाइम, प्रोटीन जैसी काम की चीजें निकाली जाती हैं। अच्छा। और फिर इन चीजों से समाज के लिए जरूरी उत्पाद जैसे भोजन, दवाएं, ये सब बड़े पैमाने पर बनाए जाते हैं। और इसी से जुड़ा है औद्योगिक सूक्ष्म जीव विज्ञान, है ना, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। जी हाँ, ये उसी का एक हिस्सा है जो इनके कमर्शियल इस्तेमाल पर फोकस करता है। मतलब इनसे बिजनेस कैसे किया जाए, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय फायदे कैसे लिए जाएं। तो इसकी मुख्य बातें क्या है? ये इंडस्ट्री किन चीजों पर चलती है? इसके दो मेन पिलर हैं, आप कह सकते हैं। पहला है किण्वन प्रक्रिया, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन। जैसे ब्रेड का फूलना, बिल्कुल। वही प्रोसेस, या दूध से दही बनना, शराब बनना। इंडस्ट्री इसी फर्मेंटेशन का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर यह सब बनाती है। साथ ही दवाओं या एंजाइम बनाने के लिए कच्चा माल भी तैयार करती है। और दूसरा पहलू? दूसरा है कचरा प्रबंधन और प्रदूषण नियंत्रण। ये छोटे जीव हमारे फैलाए कचरे को साफ करने में उस्ताद हैं। प्रकृति के अपने क्लीनर। फर्मेंटेशन की बात हुई तो सबसे पहले दही याद आता है। घर घर में बनता है। इसमें कौन से सूक्ष्म जीव काम करते हैं? हाँ, डेयरी प्रोडक्ट्स तो क्लासिक उदाहरण है। दही, चीज, मक्खन, ये सब पुराने जमाने से दूध को बचाने के तरीके रहे हैं। और जब फैक्ट्री में दही बनता है तब क्या होता है? तब प्रोसेस थोड़ा ज्यादा कंट्रोल्ड होता है। पहले दूध को पास्चराइज करते हैं। पास्चराइजेशन मतलब गर्म करना। हाँ, तेजी से गर्म करके फिर ठंडा करना। इससे खराब बैक्टीरिया मर जाते हैं, पर दूध के गुण बचे रहते हैं। ठीक है। फिर इस साफ दूध में खास बैक्टीरिया डाले जाते हैं, लैक्टोबैसिलस ग्रुप के। अच्छा। ये बैक्टीरिया दूध की चीनी मतलब लैक्टोज को खाकर लैक्टिक एसिड बनाते हैं। और उसी एसिड से दूध जम जाता है? बिल्कुल, प्रोटीन जम जाता है, गाढ़ापन आता है और साथ में कुछ खास स्वाद और महक वाले कंपाउंड्स भी बनते हैं। जैसे मक्खन में वो डायासिटिल होता है। दही बनाने में और क्या खास होता है? देखिए, व्यावसायिक स्तर पर दही को और गाढ़ा बनाने के लिए कभी कभी मिल्क पाउडर मिलाते हैं। अच्छा। फिर उबालकर सही तापमान पर ठंडा करके इसमें दो खास बैक्टीरिया डालते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलिस और लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रुएकी, आमतौर पर बराबर मात्रा में 1.1 रेशियो में। ये दोनों मिलकर काम करते हैं? हाँ, मिलकर लैक्टिक एसिड बनाते हैं, दही जमता है। और एसिटाइल्डिहाइड जैसे कंपाउंड दही को उसका खास खट्टापन देते हैं। आजकल तो फ्रूट योगर्ट भी बहुत आते हैं। जी हाँ, आप फलों का रस भी मिला देते हैं और तैयार दही को ज्यादा दिन चलाने के लिए फिर से हल्का पैस्चराइज कर सकते हैं। और चीज, वो तो और भी पेचीदा लगता है। कितने सारे प्रकार होते हैं? चीज बनाना तो वाकई ये कला है। शुरुआत यहाँ भी दूध की जांच और पैस्चराइजेशन से होती है। फिर इसमें भी लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस जैसे बैक्टीरिया मिलाते हैं। ये क्या करते हैं? ये दूध को हल्का खट्टापन देते हैं। फिर आता है दूध को फाड़ने का स्टेप। फाड़ना मतलब प्रोटीन को जमाना। पहले इसके लिए जानवरों से मिलने वाला रेनेट एंजाइम यूज होता था। हाँ, सुना है। पर अब ज्यादातर फंगस से मिलने वाला प्रोटीएज एंजाइम इस्तेमाल करते हैं। ये दूध के प्रोटीन को जमा देता है। फिर उस जमे हुए हिस्से को काटते हैं, दबाते हैं ताकि पानी जैसे वे कहते हैं वो निकल जाए। अच्छा, पानी निकालना जरूरी है। हाँ, और फिर सबसे जरूरी स्टेप पकाना यानी राइपनिंग। चीज को खास माहौल में महीनों तक रखते हैं। महीनों तक? हाँ, इसी दौरान उसमें वो अनोखा स्वाद, टेक्सचर आता है। जैसे मोज़रेला जल्दी बन जाता है, पर चेडर को 3 से 12 महीने और पार्मेजान को तो साल भर से भी ज्यादा लग सकता है। वाकई। और इसमें साफ सफाई तो बहुत ही जरूरी होगी। बिल्कुल, जरा सी गड़बड़ और पूरा बैच खराब। इसीलिए अब वायरस रेजिस्टेंट बैक्टीरिया स्ट्रेन्स भी डेवलप किए जा रहे हैं। सही बात है। अच्छा, ये प्रोबायोटिक्स क्या चीज है? आजकल बहुत सुनने में आता है। प्रोबायोटिक्स, हाँ, ये ऐसे खाने हैं जिनमें जिंदा अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कुछ खास तरह के दही या केफिर। कौन से बैक्टीरिया होते हैं इनमें? ज्यादातर लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस या बिफिडोबैक्टीरियम जैसे। और ये करते क्या है? ये हमारे पेट में जाकर
वहां जो करोड़ों बैक्टीरिया पहले से हैं, उनके संतुलन को ठीक करते हैं। मतलब अच्छे बैक्टीरिया की संख्या बढ़ाते हैं और बुरे वालों को, जैसे क्लोस्ट्रीडियम, उनको कम करते हैं। इससे पाचन अच्छा होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, पेट की गड़बड़ी में भी मदद करते हैं। हाँ, डायरिया वगैरह में भी इनसे फायदा होता है। ये हमारे पेट के दोस्त हैं एक तरह से। और हमारी रोज की ब्रेड, वो कैसे फूलती है? वो भी तो इन्हीं की करामात है। बिल्कुल, उसका हीरो है बेकर का यीस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। ये एक फंगस है। फंगस? हाँ, जब इसे आटे, पानी, चीनी के साथ मिलाते हैं तो ये आटे के कार्बोहाइड्रेट को खाता है, मतलब फर्मेंटेशन करता है। और गैस छोड़ता है? सही पकड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यही गैस आटे में बुलबुले बनाती है, आटा फूलता है और सेकने पर ब्रेड सॉफ्ट और स्पंजी बनती है। कमाल है। अच्छा, और सिरका यानी विनेगर? सिरका भी फर्मेंटेशन का ही खेल है। यह असल में 4% एसिटिक एसिड होता है। बनता कैसे है? 2 स्टेप में। पहले फलों के रस या चीनी के घोल से यीस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, इथेनॉल यानी अल्कोहल बनाता है। ठीक है। फिर इस अल्कोहल वाले घोल में एसिटोबैक्टर या ग्लूकोनोबैक्टर जैसे बैक्टीरिया मिलाते हैं। और ये बैक्टीरिया? ये हवा की ऑक्सीजन लेकर इथेनॉल को एसिटिक एसिड में बदल देते हैं। बस बन गया सिरका। और सोया सॉस? वो भी फर्मेंटेशन से बनता है, पर उसमें एस्परजिलस ओराइजी नाम का फंगस इस्तेमाल होता है। अच्छा, तो एसएससी परीक्षा के लिए ये जरूरी होगा कि छात्र याद रखें कि किस चीज में कौन सा माइक्रोब काम आता है। जैसे कॉफी में लैक्टोबैसिलस ब्रेविस, वाइन में सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। जी हाँ, ये लिस्ट जरूर देख लेनी चाहिए। ये दिखाता है कि ये छोटे जीव कितने वर्सेटाइल हैं। बिल्कुल। खाने पीने से आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म जीवी एंजाइम, माइक्रोबियल एंजाइम्स, इनकी आजकल इंडस्ट्री में बहुत डिमांड है। ऐसा क्यों? हाँ, ये एंजाइम कमाल की चीजें हैं। ये जैविक उत्प्रेरक हैं, मतलब बायोकैटलिस्ट। कैटलिस्ट? हाँ, जो किसी केमिकल रिएक्शन को तेज कर देते हैं। इनकी खासियत ये है कि ये कम तापमान, कम दबाव और सामान्य पीएच पर भी बढ़िया काम करते हैं। इससे क्या फायदा? बहुत बड़ा फायदा। फैक्ट्रियों को रिएक्शन के लिए ज्यादा गर्मी या दबाव नहीं बनाना पड़ता, तो ऊर्जा बचती है, महंगे उपकरण कम लगते हैं। अच्छा। और ये एंजाइम बहुत स्पेसिफिक होते हैं, मतलब सिर्फ अपना काम करते हैं, फालतू के साइड प्रोडक्ट्स नहीं बनाते, तो बाद में सफाई का झंझट कम। और दोबारा इस्तेमाल भी हो सकते हैं। जी हाँ, ये सब मिलकर इन्हें बहुत सस्ता और इको फ्रेंडली बनाते हैं। केमिकल इंडस्ट्री को ग्रीन बनाने में इनका बड़ा रोल है। वाह, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं ये? कुछ उदाहरण? अरे बहुत जगह। डिटर्जेंट में होते हैं, जो ठंडे पानी में भी दाग निकालते हैं। मक्के से ग्लूकोज फ्रुक्टोज सिरप बनाने में। चीज, कपड़ा, चमड़ा, कागज इंडस्ट्री, हर जगह इनकी घुसपैठ हो रही है। एंजाइम के अलावा और क्या मिलता है हमें इन माइक्रोब से? बहुत कुछ, जैसे कार्बनिक अम्ल, ऑर्गेनिक एसिड्स, जैसे साइट्रिक एसिड। ये एस्परजिलस नाइजर फंगस से मिलता है। कोल्ड ड्रिंक, टॉफी में जो खट्टापन होता है ना, हाँ, वो इसी से आता है। इसी फंगस से ग्लूकोनिक एसिड भी मिलता है, जो कैल्शियम आयरन सप्लीमेंट में जाता है। और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से लैक्टिक एसिड। एक और फंगस है एस्परजिलस इटाकोनियस, उससे इटाकोनिक एसिड बनता है, कागज, प्लास्टिक, गोंद वगैरह में काम आता है। अमीनो एसिड्स पे? हाँ, जैसे एल ग्लूटामिक एसिड, इससे अजीनोमोटो बनता है। अच्छा। और ज़ैंथन गम, ये ज़ैंथोमोनास बैक्टीरिया से मिलता है। आइसक्रीम, सूप, टूथपेस्ट को गाढ़ा करने के लिए डालते हैं इसे। ये तो कॉमन है। बिल्कुल। इसके अलावा विटामिन B12, B2, खाने के रंग, स्वाद वाले एसेंस, कम कैलोरी वाली मिठास जैसे ज़ाइलेटॉल, सब इन नन्हे दोस्तों की देन है। यानी ये हमारे लिए पूरी केमिकल फैक्ट्री चला रहे हैं। एसएससी वाले छात्रों के लिए ये टेबल जरूरी होगी। कौन सा उत्पाद किस माइक्रोब से और क्या काम आता है। हाँ, ये मैच द पेयर में अक्सर आता है। उत्पाद, स्रोत और उपयोग। अब एक और बहुत जरूरी चीज, एंटीबायोटिक्स। ये दवाएं भी तो माइक्रोब से ही आती हैं। हाँ, है ना अजीब बात। जो बीमार करते हैं, उन्हीं के रिश्तेदार हमें बचाने की दवा देते हैं। कई बैक्टीरिया और फंगस ऐसे केमिकल बनाते हैं जो दूसरे बैक्टीरिया को बढ़ने नहीं देते या मार देते हैं। उन्हीं को हम एंटीबायोटिक कहते हैं। जी हाँ, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ये सब मशहूर एंटीबायोटिक्स माइक्रोब से ही मिले हैं। और ये अलग अलग इन्फेक्शन में काम आते हैं। बिल्कुल, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ। और हाँ, एक नाम एसएससी परीक्षा के लिए खास तौर पर याद रखना है, रिफामाइसिन। हाँ, ये टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस के इलाज में बहुत असरदार है। ये सवाल अक्सर बनता है। ठीक है, रिफामाइसिन टीबी के लिए। दवाइयों के बाद अब ऊर्जा। क्या ईंधन के मामले में भी ये छोटे जीव कुछ करते हैं? क्यों नहीं, यहां भी इनका रोल है।
पहला तो है बायोगैस। गोबर गैस। हाँ, वही। जब खेती का या घर का कचरा बिना हवा के सड़ता है तो माइक्रोब्स उसे मीथेन गैस में बदल देते हैं। यही मीथेन जलती है, कचरे से ऊर्जा। और इथेनॉल, वो भी तो सुना है। हाँ, इथेनॉल गन्ने या मक्के के शीरे को जब यीस्ट, वही सैक्रोमाइसीस सर्विसी, फर्मेंट करता है तो इथेनॉल बनता है। ये साफ ईंधन है, पेट्रोल में मिलाया जा रहा है। और भविष्य के लिए हाइड्रोजन? हाँ, हाइड्रोजन को फ्यूचर फ्यूल मानते हैं। कुछ माइक्रोब्स पानी को तोड़कर हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं। ये बायोफोटोलिसिस कहलाता है। अगर ये बड़े स्केल पर हो गया तो क्रांति आ जाएगी। ये सब बायोफ्यूल कहलाते हैं। जी, जैव ईंधन। ये रिन्यूएबल है क्योंकि ये पौधों या कचरे से बनते हैं। कमाल है। खाना, दवा, ईंधन। अब आते हैं पर्यावरण पर। प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। क्या यहाँ भी माइक्रोब्स मददगार है? बिल्कुल है। माइक्रोबियल पॉल्यूशन कंट्रोल एक बहुत तेजी से बढ़ता हुआ फील्ड है। शहरों का कचरा देखिए। हाँ, उसका क्या होता है? उसे लैंडफिल साइट्स में डालते हैं, गड्ढों में दबाकर मिट्टी से ढक देते हैं। फिर अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं, खासकर बिना ऑक्सीजन वाले, वो उस कचरे के ऑर्गेनिक हिस्से को धीरे धीरे सड़ाकर खाद बना देते हैं। कचरे का पहाड़ कम होता है। और गंदा पानी, सीवेज? सीवेज मैनेजमेंट में तो इनका रोल हीरो का है। ट्रीटमेंट प्लांट में माइक्रोब्स ही पानी में घुली गंदगी को खाते हैं। और बीमारियों वाले कीटाणु? उन्हें भी खत्म करते हैं। और कुछ तो खतरनाक केमिकल्स, जिन्हें जीनोबायोटिक कहते हैं, उन्हें भी तोड़ देते हैं। आखिर में साफ पानी और खाद मिलती है। ये तो हुई क्लीन टेक्नोलॉजी, प्रकृति के तरीके से सफाई। और क्या? और सुनिए, समंदर में तेल फैल जाए तो? हाँ, वो तो बहुत बुरा होता है। तो हास तेल खाने वाले बैक्टीरिया हैं HCBs, स्यूडोमोनास अल्केनिवोरैक्स। जैसे ये तेल को CO2 और पानी में बदल देते हैं। क्या बात है, तेल को खा जाते हैं? हाँ, और प्लास्टिक, वो तो और बड़ी मुसीबत है। उसका क्या? वैज्ञानिक ऐसे बैक्टीरिया और फंगस ढूंढ रहे हैं जो प्लास्टिक को भी पचा सकें, जैसे इडियोनेला साकाइएंसिस। ये PET बोतलों को धीरे धीरे तोड़ सकता है। सच में? ये तो गजब है। हाँ, अभी शुरुआती स्टेज है, पर उम्मीद बहुत है। इसी तरह खदानों से निकले एसिड को न्यूट्रलाइज करने वाले बैक्टीरिया हैं, जैसे एसिडोबैसिलस। और परमाणु कचरा? हाँ, जियोबैक्टर नाम का बैक्टीरिया पानी में घुले यूरेनियम को अघुलनशील बना देता है, उसे लॉक कर देता है ताकि वो पानी में ना फैले। अविश्वसनीय। हाँ। पर्यावरण के सुपर हीरो है ये तो। अच्छा, आखिरी टॉपिक, खेती। एग्रीकल्चर में क्या रोल है इनका? यहाँ भी इनका महत्व बढ़ रहा है, खासकर ऑर्गेनिक फार्मिंग में। एक चीज है माइक्रोबियल इनोक्यूलेंस। ये क्या होते हैं? ये ऐसे घोल या पाउडर हैं जिनमें फायदेमंद माइक्रोब्स होते हैं। इन्हें बीजों पर लगाते हैं या मिट्टी में डालते हैं। करते क्या है? ये पौधों की मदद करते हैं। जैसे एजोटोबैक्टर है, वो हवा की नाइट्रोजन खींचकर पौधे को देता है। इसे नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। तो केमिकल खाद कम लगेगी? बिल्कुल, मिट्टी भी अच्छी होती है। और कीड़ों से बचाने के लिए अब बायो इंसेक्टिसाइड्स आ रहे हैं। मतलब जैविक कीटनाशक? हाँ, ये बैक्टीरिया या फंगस से बने जहर होते हैं जो सिर्फ टारगेट कीड़े को मारते हैं, इंसानों या दूसरे जीवों को नुकसान नहीं पहुंचाते। कोई उदाहरण? स्पिनोसैड, ये एक बैक्टीरिया के फर्मेंटेशन से बनता है। ये नाम SSC के लिए जरूरी हो सकता है। स्पिनोसैड, ठीक है। तो पूरी बातचीत को समेटें, SSC परीक्षा के लिए क्या क्या खास याद रखना है? देखिए, मुख्य चीजें हैं। पहला, खास माइक्रोब्स और उनके काम। दही वाला लैक्टोबैसिलस, ब्रेड वाइन वाला यीस्ट, सिरका वाला एसिटोबैक्टर, तेल वाला स्यूडोमोनास, नाइट्रोजन वाला एजोटोबैक्टर। हाँ, ये मैचिंग में आ सकता है। दूसरा, डेयरी प्रोडक्ट्स की बेसिक प्रक्रिया। तीसरा, प्रोबायोटिक्स क्या हैं और उदाहरण। चौथा, एंटीबायोटिक्स, खासकर TB वाली रिफैमाइसिन। रिफैमाइसिन, हाँ। पांचवां, बायोफ्यूल इथेनॉल और बायोगैस कैसे बनते हैं। छठा, बायो इंसेक्टिसाइड जैसे स्पिनोसैड। और वो औद्योगिक उत्पाद वाली टेबल। हाँ। सातवां, वो टेबल कुछ मुख्य एसिड, एंजाइम, ज़ैंथन गम वगैरह, उनके स्रोत, माइक्रोब और उपयोग। और आठवां, पर्यावरण वाला पार्ट, लैंडफिल, सीवेज ट्रीटमेंट, तेल, प्लास्टिक विघटन। बहुत अच्छे से सब कवर हो गया। तो ये थी सूक्ष्म जीवों की दुनिया, जो दिखती नहीं पर हमारे हर काम में शामिल है, खाने से लेकर ईंधन और पर्यावरण तक। सच में इन नन्हे जीवों की ताकत हैरान करती है।
और अप्लाइड और इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी हमें सिखाती है कि इस ताकत का सही इस्तेमाल कैसे करें। बिल्कुल। उम्मीद है इस बातचीत से सभी को, खासकर एसएससी के छात्रों को, ये चैप्टर समझने में मदद मिली होगी। और जाते जाते बस एक सवाल छोड़ रहा हूं सबके लिए। हमने इनकी इतनी क्षमताएं देखी, जरा सोचिए भविष्य में इनके और कौन-कौन से अनदेखे इस्तेमाल सामने आ सकते हैं जो हमारी दुनिया बदल दें। विचार जरूर कीजिएगा।